यूनिकैम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों अपन क्या है एनएफएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे साथी, उसके अपन 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। चलो दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। चलो साथियों आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। साथियों अपन ने क्या है 60% तक क्लियर कर दिए थे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन यानी 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 फेज प्रेरण मोटर के 2 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? रोटर आर्मेचर होता है या रोटर स्टेटर होते हैं, स्लिप रिंग बर्स होते हैं या स्टेटर या फील्ड होता है। तो साथियों 3 फेज प्रेरण मोटर के 2 भाग है, उनमें से क्या है स्टेटर और रोटर होते हैं। इसमें साथियों जो आर्मेचर होता है वो क्या है डीसी मशीन का पार्ट है, और जो स्लिप रिंग है और जो बर्स है ये भी क्या डीसी मशीन के पार्ट है, और एसी के अंदर क्या है साथियों स्लिप रिंग मोटर के अंदर ये यूज किए जाते हैं। बाकी स्टेटर और फील्ड ये मोटर के भाग होते हैं। तो इसका आंसर भी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। रेडियो में वन संधारित्र यानी गैंग कंडक्शन का प्रकार है। तो ये क्या वायु संधारित्र है या कागज संधारित्र है या विद्युत अपघटनीय संधारित्र या सिरामिक संधारित्र है। तो साथियों जो गैंग कंडक्शन है वो क्या है वायु संधारित्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए क्या कहता है साथियों। कैपेसिटर की प्लेट के आवेश को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है? तो यानी क्यू बराबर क्या होता है? तो क्यू बराबर सी इंटू वी होता है। ये ऑप्शन जहाँ पर है वो देख लीजिए, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। डीसी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी के अंदर एमीटर की जो रेंज है यानी बढ़ाने के लिए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। शंट किया जाता है, इंडक्टेंस किया जाता है, कैपेसिटर किया जाता है, धारा ट्रांसफर किया जाता है। तो जो डीसी में एमीटर है उसके अंदर क्या है रेंज बढ़ाने के लिए एमीटर का उसके अंदर क्या है अपन जो पहले प्रतिरोध लगाएंगे उसके समांतर क्रम में लगाएंगे। कौन सा? शंट। यानी शंट क्या होता है निम्न मान के प्रतिरोध को कहा जाता है। अगर वोल्टमीटर की अपन रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम के अंदर क्या है जो पहले प्रतिरोध लगाए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाए दें, इसलिए वोल्टमीटर की बढ़ जाए। और एसी के अंदर क्या रेंज बढ़ाने के लिए अपन धारा के लिए धारा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं सिटी का, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए पीटी का यानी पोटेशियम ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिंक्रोनस मोटर में जो बैक ईएमएफ है वो किस पर निर्भर करता है? लोड एंगल पर, फील्ड वाइंडिंग को प्रदान की उत्तेजना पर, या गति पर, या लोड पर साथियों। तो सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो क्या फील्ड वाइंडिंग में प्रदान की जो उत्तेजना है, उत्तेजना कौन से प्रदान करते हैं? डीसी करते हैं। तो वो डीसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता जाए, उसके समानुपाती होता है। इस क्वेश्चन संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के कितना गुना होती है? तो डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन किए जाते हैं एसी के अंदर साथियों। इसके अंदर क्या है जो स्टार कनेक्शन होते हैं उसमें क्या है धारा दोनों में बराबर होती है, यानी स्टार कनेक्शन अंदर जो लाइन धारा है और फेज धारा है वो दोनों बराबर होती है। इसी प्रकार के डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या फेज धारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होती है। और दोनों में अंतर ये होता है जैसे डेल्टा कनेक्शन ने पूछा तो इसमें क्या डेल्टा कनेक्शन जो लाइन धारा है वो साथियों √3 होती है किसकी? फेज धारा की। तो ये ऑप्शन जहाँ पर मिलता है वो देख लीजिए। और इसने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसने √3 का मान दे दिया। √3 का मान क्या होता है साथियों? 1.732 होता है। तो ये ऑप्शन बी एकदम एक्यूरेट है। इस क्वेश्चन संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। यदि प्रत्यावर्ती धारा का समय अवधि 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो साथियों इसमें आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। तो फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1/t। 1/t करें अपन फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो क्या फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो टी का मान रख देंगे। तो अब बराबर क्या हो जाएगा 1/0.02। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों के पॉइंट ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 जाएगा, और ब्रेक टाइम कितने 2, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 हटा। इसका आंसर आ जाएगा एकदम आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर है और आरएमएस मान 2 है तो क्रेस्ट फैक्टर क्या है? क्रेस्ट फैक्टर किसे कहते हैं? पिक फैक्टर को कहा जाता है। तो पिक फैक्टर यानी शिखर फैक्टर को ही कहा जाता है, यानी शिखर गुणांक को कहा जाता है। ये शिखर गुणांक किसका अनुपात होता है? तो शिखर मान बटे में आरएमएस मान का अनुपात होता है। कौन सा? शिखर मान यानी क्रेस्ट फैक्टर होता है। तो इसमें क्या है 10/2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5। वैसे क्या है क्रेस्ट फैक्टर का वास्तविक मान कितना होता है? तो इसका यानी पिक फैक्टर का मान कितना होता है? तो वो होता है 1.414 होता है। इसी प्रकार के फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है? तो वो साथी होता है 1.11 होता है। इसी प्रकार के आरएमएस मान का भी एक निश्चित मान होता है, वो क्या होता है साथी? तो 0.707 होता है। इसके औसत मान भी एक निश्चित मान होता है, वो कितना होता है साथियों? तो 0.637। ये मान याद रख लीजिए, कहीं पे आपके प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? सेपरेटली एक्साइटेड यानी पृथक उत्तेजित जो जनरेटर है उसमें क्या जो क्षेत्र वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? वो क्या स्रोत के साथ श्रेणी के अंदर जुड़ी होती है। इस क्वेश्चन संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। खांचे किसके बनाए जाते हैं? जो क्लीट वायरिंग है इसके अंदर जो खांचे बनाए जाते हैं वो साथियों चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, और जो वायर प्रयोग किए जाते हैं वो तांबी या एल्यूमिनियम के प्रयोग किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। पहले साथियों देख लीजिए कन्वर्टर क्या होता है। तो कन्वर्टर होता है साथियों एसी को डिश में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को कन्वर्टर कहा जाता है। इसका उपयोग किसके लिए बक कन्वर्टर का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया जाते हैं? तो ये किया जाता है
वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, या वोल्टेज को ठीक दोगुना करने के लिए, या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज को घटाने के लिए। तो साथियों जो बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है वो वोल्टेज को घटाने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। यूपीएस में इन्वर्टर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, या साथियों एसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यूपीएस इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है साथियों एसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। एक शुद्ध प्रेरक में व्यय होने वाली औसत शक्ति क्या होगी? तो साथियों जो शुद्ध इंडक्टिव या शुद्ध कैपेसिटिव कोई भी परिपथ हो उसके अंदर क्या शक्ति में से क्या शून्य प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसमें अंदर कोई शक्ति का व्यय नहीं होता। इसी का आंसर क्या हो जाएगा? बी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। एक 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है। 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा साथियों? तो जो साथियों वैसे प्रतिरोध क्या लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन क्या साथियों इंसुलेशन प्रतिरोध क्या लंबाई के विलोमानुपाती हो जाए, अर्थात लंबाई बढ़ने पर इंसुलेशन प्रतिरोध घट जाता है। तो इसको साथियों इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है? 1 मेगा ओम है। और 50 किलोमीटर के लिए इसने पूछा है कितने गुना के लिए पूछा है? 5 गुना के लिए। तो 5 गुना हो जाएगा 10 किलोमीटर का, तो यही क्या 5 गुना इसका क्या प्रतिरोध कम हो जाए, इंसुलेशन प्रतिरोध 5 के 1 मेगा ओम के अंदर क्या जैसे हम 5 का भाग देंगे तो साथियों ये क्या जाए 0.2 मेगा ओम आ जाएगा। तो इनसे आंसर बी एकदम राइट हो जाएगा। इसकी संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शीशा अमल बैटरी का लाइफ होती है यानी कितने साल तक चल सकती है? तो साथियों ये चल सकती है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में चल सकती है। सबसे ज़्यादा आयु किसकी है? तो अभी क्या है लिथियम सेल है उनकी भी ज़्यादा है। इस क्वेश्चन संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है वोल्टेज मापकर, बैटरी के टर्मिनल को देखकर, इनमें से कोई नहीं, या इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर। तो साथियों जो बैटरी का चार्जिंग लेवल है वो 2 प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो वोल्टेज मापकर वोल्टमीटर द्वारा, दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर। तो साथ ही इसने क्या इलेक्ट्रोलाइट, साथ ही इसने माना है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर। ये दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। सामान्यतः एक डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? तो सामान्यतः क्या साथियों कोई भी मोटर है उसके अंदर क्या है पोल, मैग्नेटिक पोल न्यूनतम कितने होते हैं? 2 हो सकते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? 8 हो सकते हैं। इसके अंदर क्या तो साथियों डीसी मशीन के लगभग क्या 4 पोल प्रयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर साथियों वोल्टेज, धारा और पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है वोल्टेज और धारा को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन क्या पावर को घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है साथियों? आउटपुट वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता, ये नहीं होगा साथियों। आउटपुट धारा को नहीं बढ़ा सकता, ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। आउटपुट वोल्ट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। तो साथियों मैंने ये आपको बता दिया क्योंकि आउटपुट शक्ति को ट्रांसफार्मर बदल नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। निम्न में से किस मोटर का रखरखाव सबसे कम होता है? डीसी शंट मोटर का साथियों इनका सबसे ज़्यादा होता है। डीसी की जो मोटरें हैं और एसी के अंदर जिसमें अंदर स्लिपिंग और बर्स प्रयोग किए जाते हैं उनका सबसे ज़्यादा अनुप्रयोग यानी उसका सबसे ज़्यादा रखरखाव होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर साथियों इसका सबसे कम रखरखाव। बाद में और ऑप्शन देख ले, स्लिपिंग मोटर इसका भी रखरखाव ज़्यादा है। डीसी सीरीज मोटर तो साथियों इनमें से क्या स्क्विरल केज मोटर है उसका क्या रखरखाव सबसे कम होता है। तो इसकी संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलती है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? इसके अंदर यूनिवर्सल की जा सकती है, या शेडेड पोल की जा सकती है, स्थायी कैपेसिटर, या स्लिपिंग मोटर, एकल फेस स्लिपिंग मोटर। तो साथियों जो वैक्यूम क्लीनर है उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर है, उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा क्या है अपन की जो सिलाई मशीन है इसके अंदर और मशीन ग्राइंडर के अंदर भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर प्रयोग, शेडेड पोल मोटर के साथियों साथियों जो कूलर होता है उसके अंदर प्रयोग की जाती है वाटर पंप के रूप में, और स्थायी कैपेसिटर मोटर छत के पंखे में यूज की जाती है। इसके संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? तुल्यकालिक मोटर को किस स्थान पर प्रचालित किया जा सकता है? लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो साथियों तुल्यकालिक मोटर तीनों पावर फैक्टर कार्य कर सकती है, लीडिंग, लैगिंग और इकाई पावर फैक्टर पर। तो साथियों ऐसा ऑप्शन कौन सा है? लैगिंग या लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक ऑप्शन मिला है लैगिंग और लीडिंग, ये दोनों प्रकार के पावर फैक्टर इकाई पर भी कार्य कर सकती है, वो ऑप्शन में दिया है। इसका आंसर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जा सकता? कूलर में, नाइट लैंप में, बिजली के पंखे में, या इनमें से सही? तो साथियों जो रोटरी स्विच का उपयोग है वो नाइट लैंप में नहीं किया जा सकता। लैंप में वैसे किया ना जा सकता क्योंकि साथियों लैंप की अपन चमक क्या है रोटरी स्विच के द्वारा कम नहीं, पंखे के अंदर के स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए और छत के पंखे में भी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से क्या होगा? तो किसी भी मोटर पर अगर लोड बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? गुणनगति बढ़ती नहीं साथियों। कोई भी मोटर उसके अंदर क्या लोड बढ़ाएंगे तो उसकी गति घटनी चाहिए। एक डिफरेंशियल मोटर को छोड़कर उसके अलावा सभी की गति क्या घटती है? टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क घटता है, या गुणनगति घटती है। तो साथियों क्या गुणनगति घट जाती है। इसके संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? सिलिकॉन परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिलिकॉन होता है साथियों ये क्या एक अर्धचालक है, इसके अंदर क्या है सबसे बाहरी कक्ष के अंदर क्या 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसी के साथ क्या है सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों के अंदर क्या 4 होते हैं। तो इसका 4 नंबर ये देख लीजिए साथियों, इसका 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है।
85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 पोल 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आवृत्ति क्या होगी। बाकी साथियों कटा हुआ है इसके अंदर की आवृत्ति पूछा है इसके अंदर। तो आवृत्ति कितनी है इसके लिए आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है साथियों, तो एफ बराबर होता है पी इंटू एन बटे में 120। पी यहाँ पर पोलों की संख्या, एन यहाँ पर आरपीएम, तो लिख लेते हैं साथियों 4 इंटू 1800 बटे में 120। तो इनको कटे पिटी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 से कटेंगे 4, 30 का 120 और यहाँ पर कटेंगे तो ये आ गया 0। 180 में 30 का भागते हैं तो कितना 60 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति, इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर एकदम 60 हर्ट्ज, 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। पित्तल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, कॉपर जिंक की, टिन सिल्वर की, लेड टिन की, या साथियों जिंक लेड की। तो साथियों जो पित्तल है वो क्या है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। इसको याद रखने के लिए कैसे करेंगे, पिताजी, पिताजी का हो गया पित्तल, तय का हो गया तांबा और जी का मतलब हो गया जिंक। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। 87 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कहता है, 2 ओम और 3 ओम के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो साथियों एक 2 ओम का प्रतिरोध है और एक क्या है 3 ओम का प्रतिरोध है, इनको दोनों को क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कुल रेजिस्टेंस क्या है। इसके लिए क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 होता है, कुल आरटी याद करने के लिए 1/RT बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हल करेंगे तो अगर 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो पहले सबसे दोनों को गुणनफल कर लेते हैं और उसके बाद इनका योग कर लेते हैं बटा के अंदर, 3 दूनी 6 और दिन फिर इनका योग हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 और बटे में कितना आ जाएगा 5, इनको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 इसका ओम प्रतिरोध आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसी पावर सर्किट में अधिकतम भार रेगिस्तान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पावर सर्किट के अंदर क्या साथियों 2 बिंदु होना चाहिए और अधिकतम लोड क्या है 3000 वाट होना चाहिए। इसी के साथ साथियों लाइट एंड फैन के लिए लोड होता है 800 वाट और बिंदु होते हैं 10 अधिकतम बिंदु होने चाहिए। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 5 HP 3 फेज 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की स्क्विरल केज मोटर के लिए स्टार्टर कौन सा प्रयोग किया जाता है, ड्यूल स्टार्टर, 3 फेज स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो साथियों इसके लिए ड्यूल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। 3 HP से 5 HP तक के लिए ड्यूल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है और 5 HP से ज़्यादा मोटरों के लिए क्या साथियों स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाता है और 10 HP से अधिक मोटरों के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज किया जाता है। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर 200 DC मोटर में यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। किसी ऐसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है, तो इसे क्या कहता है साथियों प्रतिबाधा के रूप में जाना जाता है पूर्ण प्रतिरोध को। और ये प्रतिरोध 3 भागों में अलग अलग बंटे होते हैं, इंडक्टिव और रेसिस्टिव के रूप में बंटे होते हैं। तो साथियों आज हम इतने ही करेंगे, बाकी पर्सन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद साथियों।